हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 हिस्ट्री में और चैप्टर्स और बुक का नाम था न्यू लॉन्गमैन विस्टास। तो न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक के हिस्ट्री के मैंने 2-3 चैप्टर्स मैंने बनाए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दब जाएगा तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। आइए चलिए इसको हम समझते हैं और एक एक लाइन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के लिए। द वेदास ओल्डेस्ट कंपोज्ड बुक्स ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कि वेद क्या है? तो वेद को, ठीक है, सबसे पुरानी बुक मानी जाती है। जो कंपोज की गई, जो लिखी गई, वो सबसे पुरानी बुक मानी जाती है। द वेदास आर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट कंपोज इन इंडिया। भारत में जो सबसे पुरानी बुक रची गई, लिखी गई, ठीक है, या कंपोज की गई, उसमें वेदों का नाम सबसे ऊपर आता है। दे आर अ कलेक्शन ऑफ एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट। ये वेद हैं क्या? तो पुराने धार्मिक, ठीक है, विचारों पर लिखी हुई पुस्तक है। द वेदास ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड विद। और वेद जो शब्द आया है वो शब्द कहाँ से बना? एक है विद, संस्कृत भाषा का शब्द है विद। विद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। देर आर 4 वेदास। 4 वेदास हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द डेट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ दिस टेक्स्ट इज हाईली कंटेस्टेड अमंग हिस्टोरियंस। कह रहे हैं कि ये वेदों के लिखने की या तैयार होने की जो तारीख है उसको लेकर के बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं, जो इतिहास के जानकार हैं, जो इतिहास की नॉलेज रखते हैं, ठीक है, उन्होंने अलग अलग सजेस्ट किया है। किसी का कुछ कहना है तो किसी का कुछ कहना है। किसी ने दूसरी डेट बताई तो किसी मैन ने, विद्वान ने तीसरी डेट बताई। However, many historians believe that early Vedic texts were composed around 1500 to 1000 BCE। और मिला जुला करके एक फाइनल अगर स्टेटमेंट निकाला जाए इन लोगों के, जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनके स्टेटमेंट्स को अगर पढ़ा जाए तो उससे कॉमन चीज़ निकल के सामने आती है कि 1500 से लेकर के 1000 BCE यानी जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 1500 से लेकर 1000 साल पहले ये जो वैदिक हैं वो रचे गए थे, वेद लिखे गए थे। हालांकि इससे पहले किए हैं। लेटर वैदिक टेक्स्ट वर कंपोज अराउंड 1000 to 600 BCE। और लेटर वैदिक यानी वैदिक युग को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहले का वैदिक युग और उसके बाद का, यानी, ठीक है, प्री और लेटर। तो लेटर वैदिक एज जो हो गया, यानी बाद में जो वैदिक वैदिक एज के इधर के जो बाद के जो साल आए उनको लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है। तो उसमें जो वेद लिखे गए वो 1000 से लेके 600 BC तक लिखे गए। और सबसे पहले जब लिखना वेद शुरू हुए, यानी प्री वैदिक एज की बात अगर कर किया जाए, तो ऐसा हम क्यों करते हैं? तो समझने के लिए हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, प्री वैदिक और लेटर वैदिक, यानी पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। ऐसे हम बांट देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। और जब ये खुद ही कह रहा है कि खुद आपके बुक में लिखा हुआ है कि वेदों के प्रकाशन की या वो कब रचे गए, कब लिखे गए, इस मामले में जो हिस्टोरियंस हैं उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, फिक्स नहीं है। तो ये भी संभव है कि उससे ज़्यादा पुराने हों, पता जो है कि बाद में चला हो। तो 2500 से लेकर के 2000 या 2500 साल पहले वास्तविक जो डेट है इसकी, जो भारतीय विद्वान जो कहते हैं, ठीक है। हालांकि विदेशी जो विद्वान हैं, जर्मनी के हैं, अमेरिका के हैं, लंदन के जो विद्वान हैं, तो अंग्रेज तो हमारे यहाँ जब आए तो उन्होंने हमको अनसिविलाइज्ड कहा, सैवेज कहा। उन्होंने कहा कि हम काले हैं, हम असभ्य हैं। वो हमको यहाँ सभ्यता सिखाने आए थे, जबकि उन्हें नहीं पता कि जब वो यूरोप में चमड़ा लपेट के घुमा करते थे और उनकी सभ्यता संस्कृति जब नहीं आई थी, वो डेवलप नहीं थे, वो सभ्य नहीं थे, तो हमारे यहाँ वेद पुराण रचे जा रहे थे। और हमारा जो काशी वाराणसी नगरी है वो 5000 साल पुरानी है, बहुत पहले से
भारतीय संस्कृति सभ्यता यहाँ पे मौजूद है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, वो बात अलग है। द पीरियड ड्यूरिंग विच वेदास वर कंपोज्ड इज नोन एज वैदिक एज। वो युग, वो समय जब वेद रचे गए, वेदों की रचना शुरू हुई, तो उनको वैदिक युग कहा जाता है। इट इज वाइडली हेल्ड दैट द वेदास आर कंपोज्ड बाय वेरियस सेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि ये ज्ञात है, सबको मालूम है, ये संभव है कि जब सारे जो वेद हैं वो एक साथ नहीं लिखे गए हों, एक साथ नहीं कंपोज किए गए हों, अलग अलग डेट पे, अलग अलग समय में, अलग अलग ईयर्स में इनको कंपोज किया गया हो। The hymns of these Vedas were transmitted orally from one generation to the next. हिम का मतलब होता है प्रार्थना या लाइनें। उनमें लिखी गई जो श्लोक हैं, ये जो पंक्तियां हैं, जो लाइनें हैं, वो क्या की जाती थी कि ओरली पढ़ी जाती थी, उनको याद किया जाता था। फिर जो टीचर होते थे, अपने जो डिसिपल्स होते थे, शिष्य होते थे, उनको सुनाते थे पढ़ करके सही तरीके से कि इसको कैसे पढ़ा जाए, उनको याद कराते थे, उसका अर्थ समझाते थे, उसकी मीनिंग समझाते थे। तो ओरली ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक टीचर से दूसरे स्टूडेंट में ये ट्रांसफर होती थी। They were written down several centuries after they were composed. देखिए बात आ गई, बुक में खुद ही लिखा हुआ है, कह रहा है ये कि शुरू में जब वेद होंगे तो ये ओरली गाए जाते थे, सुनाए जाते थे, पढ़े जाते थे, इन पर अध्ययन किया जाता था। और ये संभव है, ये पॉसिबल है कि कंपोज होने के कई साल बाद ये छपे हों, ये लिखे गए हों। शुरू में जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो चीज़ें जो है कि भोजपत्र, एक पत्ते पे लिखे जाती थी, ठीक है, लोहे पे, टिन पे, जो कि छीनी हथौड़ी से उसको उकेरा जाता था, लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था। और जब लिखने का कला जब विकसित हुआ, जब कागज़ वगैरह जब बनने शुरू हुए, पत्तों वत्तों पर जब लिखा जाने लगा, तो हो सकता है कि उस समय ये जो इनका डेट ऑफ कंपोजिशन हो, लेकिन थे ये बहुत पहले से। They were composed in Vedic Sanskrit, which is very different from the modern Sanskrit. वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है, और वो जो संस्कृत है वो वैदिक युग वो जो संस्कृत है वो वैदिक युग की संस्कृत है, जो आज के मॉडर्न संस्कृत से बिल्कुल अलग है। वो संस्कृत थोड़ी सी कठिन है। संस्कृत बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है। जब मैं अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने अपने अंग्रेजी का खूब ज़ोर शोर से प्रचार किया कि हमारी अंग्रेजी ऐसी है, वैसी है, फन्ने खान है, ढिन्ने खान है, और बहुत ही शानदार लैंग्वेज है, ग्रैंड लैंग्वेज है, जेंटलमैन्स लैंग्वेज है, सब लोग इसे बोलते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि इंग्लिश जब बनी उससे कई हज़ार साल पहले से संस्कृत यहाँ पे चल रही है, और बहुत सारी भाषाएं यहाँ पे हैं। इंग्लिश कब बनी? एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एंग्लो सैक्सॉन पीरियड से बनी, उस समय बनी। और लगभग 600-700 ईस्वी, यानी कि 2023 अब चल रहा है, तो थोड़ा सा आप 1400 साल पीछे जाइए, तो लगभग 600 या 700 के आसपास अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस ज़माने में कोई अच्छी बुक इनके यहाँ कंपोज नहीं हुई थी, बाइबल बस चल रहा था, और लैंग्वेज भी सही से इंग्लिश बनी नहीं थी। 700 से लेकर के 800 की ईस्वी के आसपास जो है कि इनके यहाँ लैंग्वेज जो है कि इंग्लिश बनी। और इंग्लिश जब बनी लैंग्वेज तो उसमें कई लेटर नहीं थे, शुरू में नहीं थे, बाद में वो लेटर यहाँ उसमें डाले गए। और कितनी गरीब भाषा है इंग्लिश, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें तुम और आप के लिए एक ही वर्ड है। हमारे यहाँ मामी, काकी, चाची, बुआ, मौसी के लिए अलग अलग वर्ड है, उनके यहाँ एक ही वर्ड है, आंटी। अब आंटी मतलब मौसी भी हुआ, आंटी मतलब मामी भी हुआ, आंटी मतलब चाची हुआ, आंटी मतलब काकी हुआ, आंटी मतलब बुआ भी हुआ। तो बहुत गरीब लैंग्वेज है ये। और एक सबसे वंडरफुल बात क्या है इंग्लिश में, जो मुझे बहुत सुन करके हंसी आती है और पढ़ करके भी हंसी आती है, कि दुनिया की एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसके शब्द साइलेंट हैं, जिसके अक्षर या शब्द ही चुप हैं, जिसके अक्षर चुप हैं। इंग्लिश में जो आप बोल सकते हैं मुंह से, वो लिख नहीं सकते। मुंह से बोलेंगे हाफ और लिखेंगे हाल्फ, HALF। लिखेंगे बट, BUT, तो बूट होना चाहिए, PUT पुट होगा, अब BUT
बट होगा, तो जिस हिसाब से पीयूटी पुट होगा उस हिसाब से बीयूटी बुट होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता। आते हैं मुद्दे पे, ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, तो उनको अपनी भाषा को इज्जत बचानी थी, तो उन्होंने कह दिया कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की भाषा है, सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। और उस इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन कौन थे? इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन है, ग्रीक है, इटालियन और स्पेनिश है। ऑल दिस लैंग्वेजेस हैव मेनी वर्ड्स इन कॉमन। और इनका कहना था कि इस लैंग्वेजेस में बहुत सारे वर्ड कॉमन हैं। ये उनका कहना था, जो फॉरेन जो विद्वान थे, जो उस ज़माने में अंग्रेजी के विद्वान थे, जो हमें सिखाने आए थे। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड मातृ संस्कृत एंड मदर इंग्लिश हैव अ कॉमन ओरिजिन। लिख रहा है कि जो संस्कृत में शब्द मातृ है और ये मदर है इंग्लिश का, ये कॉमन ओरिजिन, एक ही ओरिजिन से निकले हुए हैं। ये कैसे संभव है? अब आते हैं ऋग्वेद पे, अगली हेडिंग पे। अब एक एक करके वेद के बारे में बताएगा ये, तो पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल आवर 4 वेदास। ऋग्वेद जो है सभी वेदों में सबसे पुराना है। इट वॉज composed अबाउट 3,500 ईयर्स ago, 3,500 साल पहले, यानी कि 3500 साल पहले ये ऋग्वेद का क्या हुआ था? रचा गया। आगे आते हैं। इट कंटेन्स 1028 हिम्स। इसमें 1028 श्लोक हैं, विच आर डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स, जिन्हें 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 10 भाग में बांटा गया है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर टू अग्नि। और इन श्लोकों में है क्या, इन मंत्रों में है क्या? तो ये प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। प्रार्थना किसकी हैं? देवताओं की, देवों की। अग्नि देवता की प्रार्थना है, द फायर गॉड। इंद्र, इंद्र जो देवताओं के राजा माने जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना है, द वॉरियर गॉड, युद्ध के देवता, ठीक है, उनके लिए प्रार्थना है। वरुण, जो जल के देवता माने जाते हैं, सूर्य और अन्य जो देवता हैं, ठीक है, सनातन के या हिंदू धर्म के, उनके बारे में प्रार्थनाएं हैं, श्लोक हैं। द सामवेद कंटेन्स ट्यून्स फॉर प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेद। सामवेद में क्या है कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उनके गाने की व्यवस्था है, संगीत वाला ये पक्ष है उसका, कि कैसे गाया जाए। सामवेद में संगीत के बारे में चीज़ें हैं। यजुर्वेद कंटेन्स मंत्रास टू बी रिसाइटेड व्हेन परफॉर्मिंग रिचुअल्स। यजुर्वेद में वैसे मंत्र हैं जो रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, यानी कि यज्ञ वगैरह कराने जब कराया जाता है या कुछ अनुष्ठान कराया जाता है, उस समय जो मंत्र पढ़ने चाहिए वो इनमें है, ठीक है। रीति रिवाज को फॉलो करने में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो यजुर्वेद में बताए गए हैं। द अथर्ववेद कंटेन सॉन्ग्स। अथर्ववेद में गीत संगीत हैं, उनसे रिलेटेड श्लोक हैं। स्पेल, जादू वगैरह के लिए हैं, वशीकरण के लिए हैं। मैजिकल चार्म्स, जादुई चीज़ें हैं उसमें। टू कास्ट अवे इविल स्पिरिट्स, ठीक है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, भूत प्रेत भगाने के लिए, उनसे निपटारा करने के लिए जो उसमें मंत्र या तंत्र दिए गए हैं, वो किस में दिए गए हैं? अथर्ववेद में दिए गए हैं। अब ये ब्लू बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए इधर, इधर हम लोग चलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इसमें बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जो ब्लू बॉक्स दिया हुआ है इसमें थोड़ा बहुत बताया हुआ है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी ये जो वेद हैं, ये जो हमारे वेद हैं, ठीक है, इनके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब होता है कि पुरातात्विक सोर्स क्या है। पुरातात्विक कहने से मतलब ये है कि कुछ ऐसा मिला हो, कुछ ऐसा पाया गया हो, कुछ बर्तन पाए गए हो या कुछ किताब पाई गई हो या कहीं किसी पत्थर पे कुछ लिखा पाया गया हो या उससे रिलेटेड कोई मंदिर मिल गया हो, कुछ कुछ ऐसा मिल गया हो जहाँ लिखा हुआ हो या कोई प्रमाण मिला हो, साक्ष्य मिला हो। ज़मीन से खुदाई करने पे जो चीज़ें मिलती हैं, पुरानी चीज़ें जो मिलती हैं, उनमें ऐसा कुछ कहीं लिखा या कुछ ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन या वर्णन मिल जाए, तो इन सब सोर्सेज को आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं।
The information derived from the hymns of the Vedas are also compared and studied by historians along with the material remains. कह रहे कि जब खुदाई हुई, जब एक्सकेवेशन हुआ, तो उस दौरान जो चीज़ें पाई गईं उसको पढ़ा गया, समझा गया, मिलाया गया, और जब इसको रिसर्च किया गया तो चीज़ें सामने आई. Pottery remains found from vast riverine region of north and northwestern India. कह रहे भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो खुदाइयाँ हुई उनसे जो चीज़ें निकली उनमें बर्तन भी निकले. तो बर्तन पेंट कैसे किया गया था, बर्तन पकाया गया था कि नहीं पकाया गया था. अगर बर्तन पकाया गया है इसका मतलब उस ज़माने में आग मौजूद थी, आग का आविष्कार हो चुका था, लोग आग से बर्तन पकाने की कला जानते थे. तो आग से अगर बर्तन पकाने की तो अगर आग से बर्तन पकाने की कला वो जानते थे तो इसका मतलब कि आग से भोजन पकाना भी जानते होंगे. इन सब चीज़ों का अनुमान लगाया गया. और जब भोजन पकाना जानते होंगे तो अनाज वनाज उगाते होंगे तो ही तो पकाते होंगे. बिना अनाज के, बिना किसी चीज़ कुछ वो पकाएंगे नहीं. अगर बर्तन पका देते इसका मतलब कि भट्टी बनाना वो जानते थे. और बर्तन कच्चा बनाते होंगे तो ही पकाते होंगे. तो कच्चा बर्तन बनाते थे यानी कि उनके पास चक्री भी होगी, कुछ बर्तन बनाने के लिए कुछ जुगाड़ तो होगा. जो कुम्हार लोग जो गोल गोल घुमा करके चक्री जो बनाते हैं उसको ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए. तो ये चीज़ें अनुमान लगाई गई, इन पे सोचा गया, रिसर्च किया गया. तो दो प्रकार के बर्तन मिलते हैं. पेंटेड ग्रे वेयर जिनको PGW कहा जाता है, और एक था ब्लैक एंड रेड वेयर जिनको BRW कहा जाता है. कुछ बर्तन पेंटेड थे यानी उन पर चित्रकारी की गई थी, कुछ पे नहीं की गई थी. इज फाउंड एट द एक्सकेवेशन साइट सच एज हस्तिनापुर एंड अंतरीखेड़ा. तो हस्तिनापुर और अंतरीखेड़ा में जब खुदाई हुई, ठीक है, तो बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें मिली, उसमें बर्तन भी मिले. BRW इज फाउंड एट द एक्सकेवेशन साइट लोकेटेड इन गंगा वैली. और जो BRW थे यानी काले और लाल रंग के जो पेंट किए हुए जो बर्तन थे, मृदभांड जिन्हें कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन, तो वो गंगा वैली में मिले, गंगा घाटी में, यानी गंगा नदी जहाँ जहाँ से बहती थी वहाँ वहाँ उनके आसपास जब खुदाई की गई तो ऐसा माना जाता था कि हो सकता है कि पुराने लोग पहले, बहुत साल पहले, जब इंसानों ने रहना शुरू किया, बस्तियाँ बनानी शुरू की, तो नदियों के किनारे रहना शुरू किया, क्योंकि नदियों से उनको पीने के लिए पानी मिल जाता था और फसलों को सिंचाई करने के लिए भी पानी मिल जाता था. इसलिए भारत में या विदेशों में जो भी प्रमुख नगर है, जो भी प्रमुख सिटीज़ हैं, उनमें से अधिकतर किसी न किसी नदी के किनारे हैं. लंदन शहर आपका टेम्स नदी के किनारे है, ठीक है. डेन्यूब एक नदी है, डेन्यूब, इसके किनारे बहुत से यूरोपियन फेमस शहर हैं. भारत में भी आप देख लीजिए, गंगा नदी, यमुना नदी के किनारे बहुत सारे शहर हैं. तो इसी से अनुमान लगाया जाता है कि उस ज़माने के लोग नदियों के किनारे बसना शुरू किए होंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पानी आसानी से मिल जाता था. मैंने आपको पहले ही बताया है. आगे आ रहे हैं. बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ द वैदिक एज. लिटरेरी सोर्स कई प्रकार के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल होते हैं यानी ज़मीन से खोद के निकाले गए जो चीज़ें होती हैं उनसे हमें पता चलता है. और अगर कहीं कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो उसको लिटरेरी सोर्स कहते हैं. तो दोनों प्रकार के जो सोर्सेज हैं, लिटरेचर, लिखे हुए, किसी किताब में लिखा हुआ कहीं अगर मिल गया, या खुदाई से प्राप्त, एक्सकेवेशन से प्राप्त अगर कोई चीज़ें मिल गई, दोनों से जो चीज़ें मिली उनको पढ़ा गया, समझा गया और हिस्ट्री को समझने में उनसे मदद मिली. दिस पीपल वर कॉल्ड द आर्यंस. और वैदिक काल में, उससे पहले जब वेद वगैरह रचे गए थे उस काल में जो लोग रहते थे उनको आर्यन कहा जाता था. एक्सटेंट, अगला हेडिंग एक्सटेंट है. द वेदास टेल अस अबाउट द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ प्लेसेस. वेदों में जो धरती है या जो ज़मीनें हैं, जो, ठीक है, प्लेसेस हैं, उनके बारे में भी वर्णन मिलता है. सेवरल रिवर्स सच एज सिंधु और इंडस. बहुत सारी नदियों का उसमें वर्णन मिलता है. सिंधु नदी जिसको इंडस कहा जाता है, सरस्वती जो कि अब अंडरग्राउंड हो गई हैं, ज़मीन के नीचे बहती हैं,
एंड गोमती, मॉडर्न गोमल, ठीक है, आर मेंशन्ड इन द हिम्स ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के मंत्रों में, श्लोकों में बहुत सारी नदियों के नाम दिए गए हैं, और वो जो नदियां हैं उनके पुराने नाम हैं। आज चलो नदियों के नाम थोड़े बदल गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सीम्स टू बी द सिंधु। और सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी ऋग्वेद में वो सिंधु थी, सिंधु नदी थी। सिंधु नदी आज भी मौजूद है, क्योंकि वहीं से जो है कि उसकी इसकी शुरुआत हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहीं से शुरू हुई थी, और वैदिक सभ्यता उससे पहले की है। सिंधु घाटी सबसे पुरानी सभ्यता है। एंड ट्रिब्यूटरीज शुतुद्री। सतलज नदी को सुतुद्री कहा जाता था, ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता था, रावी को परुषनी कहा जाता था, और चेनाब को असिकनी कहा जाता था, झेलम को वितस्ता कहा जाता था, और सरस्वती को सरस्वती कहा जाता था। द रिवर गंगाज एंड यमुनाज आर मेंशन्ड ओनली वंस। गंगा और यमुना का वर्णन एक बार मिलता है। फ्रॉम दिस इट अपीयर्स दैट आर्यंस लिव्ड इन द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय ईस्टर्न अफगानिस्तान। तो इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आर्यन जो रहते थे, ठीक है, वो सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में रहते थे। आज का जो अफगानिस्तान है, पंजाब है, या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये पूरा जो इलाका था ये वैदिक युग का माना जाता है। और चूंकि यहीं से जो है कि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो इन्हीं सब स्थानों पे बहती हैं। बट द मेन फोकस ऑन द वैदिक कल्चर सीम्स टू हैव बीन द पंजाब एंड दिल्ली रीजन। और अब चूंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा तो अब भारत में नहीं है, तो अगर भारतीय एटीट्यूड से देखेंगे या उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पंजाब और दिल्ली ये दो एरियाज बसते हैं जो आजकल के हिसाब से वैदिक युग के हिस्से या पार्ट माने जा सकते हैं। अब पूरा पाकिस्तान ही था वैदिक युग में, लेकिन तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो खैर चला गया, क्योंकि सिंधु नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, वो तिब्बत के आसपास होता है। और वो भारत में जो है कि अब पंजाब या ये पाकिस्तान के ही रास्ते इंटर करती है, पंजाब में इंटर करती है। तो पंजाब तो तब बटा नहीं था, अब बट गया पंजाब, आधा पाकिस्तान, आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा पाकिस्तान आपका भारत में है। तो भारत की दृष्टि से देखेंगे तो पंजाब और दिल्ली ये दो क्षेत्र आपके बचे हैं वैदिक युग के, जो अभी भी भारत में है। लेटर द आर्यंस मूव्ड ईस्टवर्ड कवरिंग द होल ऑफ वेस्टर्न यूपी। तो शुरू शुरू में तो ये आर्य जो है कि अफगानिस्तान व पंजाब में रहते थे, फिर वहाँ से ये और अंदर चले आए, पंजाब से जब नीचे उतरे तो ये वेस्टर्न यूपी तक पहुँच गए, मेरठ वगैरह तक भी ये आए, हस्तिनापुर तक आए। तो गंगा यमुना दोआब, और गंगा और यमुना नदी के बीच का जो जमीन है, दो नदियों के बीच की जमीन को दोआब कहा जाता है। तो गंगा और यमुना नदी के बीच में जो भी खाली एरिया था, उपजाऊ एरिया था, जमीन थी, वहां तक भी ये पहुंचे। दे सेटअप किंगडम्स इन कोसल। कोसल मतलब आज की अयोध्या। उन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य बनाया। टू द ईस्ट ऑफ द दोआब इन काशी। और दोआब के सबसे उत्तर में अगर जाएंगे तो काशी, जो आज का बनारस है, उसमें अपना बनाया। The group of the people who opposed Aryans were described as Dasas and Dasyus। और जो लोग उस जमाने में, जिन लोगों ने आर्यों का विरोध किया, उनको जो है कि रोका युद्ध जीतने से या क्षेत्र को जीतने से, वो दसस या दस्यु कहे गए। दिस पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। ये जो थे वो अलग भाषा बोला करते थे और ये बलि नहीं दिया करते थे। Later, the term das came to refer to slave or women and men captured in war। और बाद में जो दास शब्द था वो गुलामों के लिए यूज किया जाने लगा जो युद्ध में पकड़े जाते थे। They were the property of their owners। और जब पकड़े जाते थे तो उनको युद्ध में जीता जाता था और उनको गुलाम बना लिया जाता था, तो फिर वो अपने मालिक की सेवा के लिए रहते थे।